हेलो स्टूडेंट, तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट के डिफरेंस के बारे में। इसमें मैंने आपको समझाया था कि प्रेजेंट परफेक्ट भी एक्शन तो पास्ट का ही होता है, लेकिन चूंकि इसका कंप्लीशन प्रेजेंट के पॉइंट पर होता है या इसके इफेक्ट को हम प्रेजेंट के पॉइंट से रिलेट कर रहे होते हैं, इसलिए प्रेजेंट का पॉइंट भी इंक्लूड हो जाता है और ऐसे वर्ब को हम प्रेजेंट परफेक्ट के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं कि एडवर्ब फ्रीक्वेंसी जैसे कि ऑलवेज, नेवर, ऑफन, सेल्डम, फ्रीक्वेंटली, इस तरह के वर्ड प्रेजेंट परफेक्ट में किस तरह से पॉसिबल है, किस मीनिंग में पॉसिबल है, ये सेंटेंस की स्ट्रक्चर को, सेंटेंस के मीनिंग को किस तरह से प्रभावित करेंगे। सही सुना आपने। एडवर्ब फ्रीक्वेंसी के बारे में आपने जाना होगा कि एडवर्ब फ्रीक्वेंसी इंडेफिनिट स्टेट में लगाई जाती है, लेकिन ये परफेक्ट स्टेट में, खासकर प्रेजेंट परफेक्ट में किस तरह से पॉसिबल है, किस तरह से आ सकते हैं, क्या मीनिंग होगा, क्या स्ट्रक्चर होगी। तो ये सब समझने के लिए चलते हैं बोर्ड पर मेरे पहले सेंटेंस के साथ। मैंने यहां पर लिखा शी विजिटेड लंदन मल्टीपल टाइम्स। सेंटेंस आप पढ़ लीजिए, कोई बहुत बड़ा सेंटेंस नहीं है, इजी सिंपल सेंटेंस से समझेंगे, फिर हम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे। ये जो वर्ड लिखे हैं ये इसको हम कहते हैं फ्रेज। अब ये जो फ्रेज लिखी है इसका जो मीनिंग है, मल्टीपल टाइम्स का मतलब क्या हुआ? मोर देन वंस। यही तो इसका मीनिंग होगा। अब देखो, एक या दो बार होता तो वो लिख देता 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, इससे भी ज्यादा बार होगा। हालांकि ये यहाँ पे क्लियर नहीं है कि कितनी बार होगा। इंडेफिनिट टाइप की फ्रेज है, बता नहीं रही है कि कितनी बार होगा। मल्टीपल टाइम्स का मतलब मोर देन वंस तो है, लेकिन कितनी बार ऐसा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। लेकिन ये जो बता रही है, ये बता रही है फ्रीक्वेंसी के बारे में। फ्रीक्वेंसी किसकी? फ्रीक्वेंसी किसकी बता रही है? वर्ब की। कि ये जो वर्ब है कितनी फ्रीक्वेंट हुई। वर्ब के बारे में अगर इंफॉर्मेशन दे रही है, और वर्ब की फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बारंबारता, कोई चीज बार बार होती है, तो वर्ब के बार बार होने के नेचर को तो ये बता रही है। तो अगर फ्रीक्वेंसी बता रही है वर्ब की, तो हम इसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। और मैं आपको बता चुका हूं कि एडवर्ब फ्रीक्वेंसी डिसाइड करती है वर्ब को, वर्ब के फ्रीक्वेंट नेचर को। एडवर्ब फ्रीक्वेंसी डिसाइड करती है कि वर्ब की क्या स्टेट होनी है। एडवर्ब टाइम डिसाइड करते हैं वर्ब का टेंस क्या होना है। एडवर्ब फ्रीक्वेंसी डिसाइड करती है कि वर्ब की स्टेट क्या होनी है। यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी आप बता रहे हैं तो वर्ब हो गई फ्रीक्वेंट नेचर की, यानी कि वर्ब फ्रीक्वेंट नेचर को रिप्रेजेंट कर रही है। वर्ब फ्रीक्वेंट नेचर की लिख देता हूं यहां पर, फ्रीक्वेंट नेचर। वर्ब अगर फ्रीक्वेंट नेचर की हो गई तो फ्रीक्वेंट नेचर की वर्ब को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो स्टेट यूज करते हैं वो है इंडेफिनिट स्टेट। यानी कि इंडेफिनिट स्टेट में हम इसको बनाएंगे। ये तो हुआ बेसिक, जो शायद आप जानते होंगे। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या एडवर्ब फ्रीक्वेंसी ने ये डिसाइड किया कि वर्ब को इंडेफिनिट स्टेट में ले जाना है? क्या एडवर्ब फ्रीक्वेंसी को देखकर हमें पता चला कि वर्ब को इंडेफिनिट स्टेट में ही ले जाना है? शायद इस केस में। अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर एडवर्ब फ्रीक्वेंसी ना लगी होती, ये मल्टीपल टाइम्स ना लिखा होता, तो हम क्या इसको इंडेफिनिट स्टेट में नहीं ले जा सकते थे? क्या तब हम वर्ब की इंडेफिनिट स्टेट को संभव नहीं बना सकते थे? बिल्कुल लिख सकते थे। अगर एडवर्ब फ्रीक्वेंसी ना भी लगी होती तो भी हम इसको इंडेफिनिट स्टेट में रिप्रेजेंट कर सकते थे। हम लिख सकते थे ना, सी विजिटेड लंदन। एक और सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या हर इंडेफिनिट स्टेट के वर्ब के साथ एडवर्ब फ्रीक्वेंसी लगी होनी जरूरी है? बिल्कुल नहीं।
इस सेंटेंस को मैंने बताया ना कि इंडेफिनिट स्टेट बिना एडवर्ब फ्रीक्वेंसी के भी पॉसिबल है। ये यूं कहिए कि मैं एक ही तरह के सवाल घुमा घुमा के पूछ रहा हूं। चलो ठीक है, एक नया सवाल पूछता हूं। अब मेरा सवाल आपसे ये है, या आपके दिमाग में ये सवाल उठना चाहिए कि जब इंडेफिनिट स्टेट ही वर्ब के फ्रीक्वेंट नेचर को रिप्रेजेंट करती है, जब हम इंडेफिनिट स्टेट के द्वारा ही वर्ब के फ्रीक्वेंट नेचर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हमें एडवर्ब फ्रीक्वेंसी लगाने की जरूरत क्या है? वो आपने ये पढ़ा है ना, आपने ये समझा है कि जो वर्ब है इंडेफिनिट में अगर लिखी है तो वो फ्रीक्वेंट नेचर को रिप्रेजेंट करेगी। अगर वो खुद फ्रीक्वेंट नेचर को रिप्रेजेंट कर रही है तो हम एडवर्ब फ्रीक्वेंसी लगा क्यों रहे हैं? इस सब को समझने के लिए हमें इंडेफिनिट स्टेट को फिर से ऑब्जर्व करना होगा। तो चलते हैं हमारी टाइमलाइन पर। ये हमारी टाइमलाइन हो गई। ये वो पॉइंट हो गया जब हमने सेंटेंस को या इस वर्ब को रिपोर्ट किया। बाय डिफॉल्ट ये रिपोर्ट टाइम ही प्रेजेंट का टाइम होता है। यही टाइम होता है जिसको हम प्रेजेंट का टाइम कहते हैं। अब ये विजिटेड लंदन, आपको पता है वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है पास्ट इंडेफिनिट। अब ये विजिटेड के साथ दो कंटेक्स्ट, दो सिनेरियो यहां पर पॉसिबल है। पहला तो ये कि ये फ्रीक्वेंट नेचर को रिप्रेजेंट करेगा। फ्रीक्वेंट नेचर को, फ्रीक्वेंट नेचर का मतलब क्या है? पास्ट में यहां कहीं हुआ होगा, फिर होगा, फिर से होगा, फिर से होगा, फिर से होगा, फिर से होगा। यही तो हुआ फ्रीक्वेंट नेचर का। ये वर्ब यहां एग्जिस्टेंस में आई, यहां एग्जिस्टेंस में आई, यहां, इन सारे पॉइंट्स पर ये वर्ब एग्जिस्टेंस में आई। तभी हम कह सकते हैं कि ये फ्रीक्वेंट नेचर की वर्ब है, फ्रीक्वेंट नेचर को रिप्रेजेंट कर रही है। ये हो गया पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो होगा, यहां लिख देता हूं, दूसरा सिनेरियो होगा कि ये वन ऑफ इवेंट हो। वन ऑफ इवेंट का मतलब है पास्ट के किसी भी पॉइंट पर, कोई भी पॉइंट आप ले लो, लेट्स कंसीडर ये पॉइंट, पास्ट के इस पॉइंट पर ये एक्शन एक बार हुआ या ये वर्ब एक बार एग्जिस्टेंस में आई, तब भी तो हम इसको पास्ट इंडेफिनिट से बना सकते हैं। यानी कि पास्ट इंडेफिनिट के साथ अगर इस तरह से सेंटेंस लिखा हुआ है तो दो सिनेरियो, दो कंटेक्स्ट पॉसिबल हैं। एक तो फ्रीक्वेंट नेचर को रिप्रेजेंट करेगी। फ्रीक्वेंट नेचर को रिप्रेजेंट करने का मतलब आप समझ ही गए कि वो एक से ज्यादा पॉइंट पर हुई होगी, बार बार हुई होगी। यहां पर हुई, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर आखिरी बार हुई। दूसरा वो इस कंटेक्स्ट में आ सकती है कि वो एक वन ऑफ इवेंट हो। वन ऑफ इवेंट का मतलब पास्ट के किसी भी पॉइंट पर वो एक बार हो गया, तब भी हम ये सेंटेंस लिख सकते थे। अब इन दोनों कंटेक्स्ट में से या इन दोनों पॉसिबिलिटी में से किसी एक को एलिमिनेट करने के लिए, इस वाली को एलिमिनेट करने के लिए और इसको सर्टेन करने के लिए ही लगाई जाती है एडवर्ब फ्रीक्वेंसी। इतनी बात समझिए आप। हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है ना, इस सेंटेंस को देख के पता नहीं चलेगा कि ये इस वाली पॉसिबिलिटी की बात हो रही है या इस वाली पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर एडवर्ब फ्रीक्वेंसी लगा दिया, देन वी आर श्योर कि हम इस वाली कंटेक्स्ट की, इस वाली पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो इस तरह की चीजों को समझ लेते हैं कि दो सिचुएशन में से एक को सर्टेन करने के लिए एडवर्ब फ्रीक्वेंसी लगाते हैं। लेकिन एक और काम है जो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी कर सकती है या करती है, या एक और फंक्शन के लिए एडवर्ब फ्रीक्वेंसी सेंटेंस में लगाई जाती है। वो बताती है कि कोई वर्ब एग्जिस्टेंस में आई या कोई एक्शन हुआ तो कितना फ्रीक्वेंट हुआ, हाउ फ्रीक्वेंट। आप समझिए हमारे पास अलग अलग तरह के एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है। ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, फ्रीक्वेंटली खुद एक एडवर्ब फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, रेगुलरली, रेयरली, और भी हो सकते हैं। ये सारे के सारे वर्ड वो है जिसको हम एडवर्ब फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। अब इन सब का मीनिंग थोड़ा थोड़ा अलग है।
हालांकि सब रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी को ही कर रहे हैं, लेकिन इनका बेसिक मीनिंग में थोड़ा थोड़ा सब में डिफरेंस है, थोड़े थोड़े वेरिएशन है। अब इस वेरिएशन को रिप्रेजेंट करता है कोई भी एक वर्ड। जब हम किसी एक वर्ड को लगा देते हैं तो हमें यह पता चलता है कि कोई भी जो वर्ब है या कोई भी एक्शन है वो कितना फ्रीक्वेंट हुआ। मान के लो ये है ही, एक महीने में 30 या 31 दिन है, कोई एक्शन 20 दिन हुआ या कोई वर्ब 20 दिन एग्जिस्टेंस में आई, आप उसे भी फ्रीक्वेंट कह दोगे। कोई 15 दिन एग्जिस्टेंस में आई, 15 दिन कोई एक्शन हुआ, आप उसे भी फ्रीक्वेंट कंसीडर करोगे। कोई 25 दिन हुई, आप उसे भी फ्रीक्वेंट कहोगे। कोई 30 के 30 दिन हुई, आप उसे भी फ्रीक्वेंट कहोगे। कोई 10 दिन हुई, आप उसे भी फ्रीक्वेंट कहोगे। तो फ्रीक्वेंट नेचर में भी ये बताने के लिए कि वर्ब कितनी फ्रीक्वेंट थी, हाउ फ्रीक्वेंट सम वर्ब इज, ये कह सकते हैं। तो किसी भी एडवर्ब फ्रीक्वेंसी को, इनमें से किसी भी स्पेसिफिक एडवर्ब फ्रीक्वेंसी को लगाने से हमें ये पता लग जाता है कि वर्ब कितनी फ्रीक्वेंट थी, एक्शन कितना फ्रीक्वेंट था। ठीक है, यह है। तो ये दो काम एडवर्ब फ्रीक्वेंसी मेनली करती हैं। एक तो वो इन दो में से एक पॉसिबिलिटी को हटा देती हैं, सर्टेन कर देती हैं कि हम केवल फ्रीक्वेंट नेचर की बात कर रहे हैं। दूसरा वो ये बताती हैं कि कोई भी वर्ब कितनी फ्रीक्वेंट हुई है, कोई भी एक्शन कितना फ्रीक्वेंट हुआ। अब इस वर्ब के फ्रीक्वेंट नेचर को प्रेजेंट के पॉइंट से रिलेट करके देखते हैं। चलते हैं फिर से टाइमलाइन पर। ये है हमारी टाइमलाइन। ये वो टाइम है जब हमने रिपोर्ट किया इस वर्ब को, इसको मैं कहता हूं रिपोर्ट टाइम। यही प्रेजेंट का टाइम होता है बाय डिफॉल्ट। अब पास्ट में फ्रीक्वेंट नेचर का मतलब क्या है? पास्ट इंडेफिनिट पास्ट में फ्रीक्वेंट नेचर को बता रही है। अगर एडवर्ब फ्रीक्वेंसी लगा के उसको सर्टेन कर रही है कि ये फ्रीक्वेंट नेचर का ही होना है, तो मतलब कि एक्शन यहाँ पर हुआ, यहाँ अलग अलग पॉइंट पर हो रहा है। देखिए, अगर कंटिन्यूस चलता तो पास्ट कंटिन्यूस हो जाता, अलग अलग पॉइंट पर हो रहा है। इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंट। यानी कि पहली बार यहाँ हुआ, फिर यहाँ हुआ, फिर यहाँ, फिर ऐसे होता रहा और आखिरी बार यहाँ हुआ। पास्ट में हुआ जो भी हुआ, और चूंकि फ्रीक्वेंट हुआ तो हमने यूज किया पास्ट इंडेफिनिट। अब एक ऐसे सिनेरियो को अज्यूम कीजिए कि एक्शन पहली बार यहाँ हुआ या वर्ब पहली बार एग्जिस्टेंस में यहाँ आई इस पॉइंट पर, फिर वो यहाँ एग्जिस्टेंस में आई, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, और लास्ट टाइम वो इस पॉइंट पर, प्रेजेंट के पॉइंट पर एग्जिस्टेंस में आई। अब देखो, जो हुआ पास्ट में हुआ, लेकिन इसको प्रेजेंट के पॉइंट से भी रिलेट कर दिया हमने, या फिर आखिरी बार जब वो एग्जिस्टेंस में आई तो प्रेजेंट के पॉइंट पर आई, तो अब उसको प्रेजेंट से रिलेट कर रहे हैं या प्रेजेंट में उसका कंप्लीशन दिखा रहे हैं। प्रेजेंट में कंप्लीशन दिखा रहे हैं और एक्शन फ्रीक्वेंट भी है। तो इस सिनेरियो में ये संभव है कि प्रेजेंट परफेक्ट में एडवर्ब फ्रीक्वेंसी को लगाया जा सके, या एडवर्ब फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट परफेक्ट के स्ट्रक्चर पे फिट हो सके। या फिर चलो यही है, पास्ट में एक्शन हुआ पहली बार और पास्ट में आखिरी बार हुआ। इस नेचर की एग्जिस्टेंस को, वर्ब की इस एग्जिस्टेंस का इफेक्ट अगर हम प्रेजेंट के पॉइंट पर दिखाना चाह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि पास्ट में फ्रीक्वेंट लिए एक्शन हुआ था, लेकिन इसका इफेक्ट प्रेजेंट के पॉइंट पर ट्रांसफर हुआ, प्रेजेंट के पॉइंट पर इसका इफेक्ट दिखाना चाह रहे हैं, तो उस सिचुएशन में भी पास्ट प्लस प्रेजेंट की ये वर्ब हो गई, और पास्ट प्लस प्रेजेंट की जब वर्ब हो जाती है तो हम लगाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। हमें ये सेंटेंस लिखना पड़ेगा, सी हैज विजिटेड लंदन मल्टीपल टाइम्स। इस सिचुएशन में हम प्रेजेंट परफेक्ट के साथ एडवर्ब फ्रीक्वेंसी को लगा के चलते हैं इस सिनेरियो में। या फिर पास्ट में हुआ हो फ्रीक्वेंट नेचर का एक्शन, लेकिन उसका इफेक्ट प्रेजेंट में हो। तो इस तरह से संभव है कि ऑलवेज, नेवर, ऑफन, सेल्डम, रेगुलरली, फ्रीक्वेंटली, रेयरली, या इस तरह की दूसरी एडवर्ब फ्रीक्वेंसी आपको प्रेजेंट परफेक्ट में लगी हुई मिल सकती है। ये इसी तरह के सिनेरियो को रिप्रेजेंट करेंगी कि कोई एक्शन हुआ होगा पास्ट में कई बार, लेकिन चूंकि वो आखिरी बार प्रेजेंट में हुआ है या उसके इफेक्ट को हम प्रेजेंट के पॉइंट से रिलेट कर रहे हैं, तो हमारा
प्रेजेंट परफेक्ट बनाना संभव है एडवर्ब फ्रीक्वेंसी के साथ। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो कुछ और चीजें ऑब्जर्व करने के लिए हम चलते हैं हमारे अगले सेंटेंस पर। ये सेंटेंस मैंने लिखा, शी हैज ऑलरेडी शीन दैट फिल्म। इस ऑलरेडी वर्ड पर जरा गौर कीजिए, टाइमलाइन पर चलते हैं। ये ऑलरेडी जो वर्ड है इसका मतलब है बिफोर द प्रेजेंट टाइम, या बिफोर द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, बिफोर द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। प्रेजेंट के सिनेरियो में इसका ये मीनिंग है। ऑलरेडी किसी दूसरे सिनेरियो में भी आ सकता है, लेकिन यहां पर इसका ये मीनिंग है। अब ये है आपका रिपोर्ट टाइम, या वो जब आपने स्पीक किया, मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, इसी को हम कहते हैं प्रेजेंट टाइम। अब इससे बिफोर हुआ, जो हुआ, बिफोर का मतलब यहां कहीं हो गया। अब जो चीज यहां हो गई वो तो पास्ट में हो गई, पास्ट में शुरू हुई, पास्ट में चली और पास्ट में खत्म हो गई। यानी कि ये जो वर्ब है ये एग्जिस्टेंस में होगी कहीं पास्ट में, या यूं कहिए कि ये जो एक्शन है ये वाला, ये पास्ट में हो गया। अब ये हो तो पास्ट में गया, लेकिन इसका इफेक्ट हम प्रेजेंट में भी दिखाना चाह रहे हैं, या यूं कहिए कि इस एक्शन के, इस वर्ब के इफेक्ट को हम प्रेजेंट के पॉइंट से रिलेट कर रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि मूवी तो उसने पास्ट में देख ली, लेकिन इसी वजह से मूवी यहाँ पर देखने की वजह से रिसेंट पास्ट में उसने मूवी देख ली, और इसी वजह से चूंकि एक्शन यहाँ पर हो गया, अब इस प्रेजेंट के पॉइंट पर उसकी मूवी देखने की कोई डिजायर नहीं है। इस तरह की सिचुएशन में हम ऑलरेडी के साथ परफेक्ट लगाकर चलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट लगाकर चलते हैं। जैसे मैं एक और सेंटेंस लिख दूं यहां पर, दे हैव ऑलरेडी, वर्ब से पहले लिखेंगे आप, क्योंकि एडवर्ब है तो वर्ब से पहले आ जाएगा। दे हैव ऑलरेडी ईटन द फूड। आपने उनसे कहा खाना खाने के लिए, या दे की जगह आई कर देते हैं। किसी ने आपसे कहा खाना खाने के लिए, आपने कहा आई हैव ऑलरेडी ईटन द फूड। अब ये वाला जो एक्शन है, ये वाली जो वर्ब है, पास्ट में यहाँ किसी पॉइंट पे, यहाँ या यहाँ किसी पॉइंट पे रिसेंट पास्ट में हो गई, यानी कि एक्शन तो पास्ट का ही है, लेकिन चूंकि इसका इफेक्ट हम प्रेजेंट के पॉइंट से रिलेट कर रहे हैं, हम ये तो बताना चाह रहे हैं कि जो फूड हमने अभी रिसेंट पास्ट में लिया था वो फूड अभी भी हमारे पेट के अंदर है, उसी वजह से हमें अभी भूख नहीं है। भूख नहीं है तो अभी हम नहीं खा सकते। वी हैव नो डिजायर टू ईट द फूड अगेन एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम। तो अगर हम इस सेंटेंस के एसेंस को या इसके इफेक्ट को प्रेजेंट के पॉइंट पर फील कर रहे हैं, या प्रेजेंट के पॉइंट से रिलेट कर रहे हैं, तो भी हम ऑलरेडी जैसे वर्ड के साथ प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। ऑलरेडी जो वर्ड है ये पास्ट परफेक्ट में भी यूज हो सकता है, लेकिन अभी हम अपने डिस्कशन को प्रेजेंट परफेक्ट तक रखेंगे। पास्ट परफेक्ट में अगले कुछ लेक्चर्स में हम डिटेल में बात करेंगे, ऑलरेडी के साथ भी करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि ऑलरेडी इस मीनिंग को कैरी करता है कि प्रेजेंट के पॉइंट से पहले कोई चीज हो गई, लेकिन चूंकि जो चीज हुई है वो अभी आसपास ही रिसेंट पास्ट में हुई है, तो उसका इफेक्ट हम प्रेजेंट के पॉइंट से रिलेट करते हैं, इसीलिए हम ऑलरेडी के साथ प्रेजेंट परफेक्ट की स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। आपका अगर किसी भी लेक्चर से या किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह की बात आप मुझे कहना चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अगर मुझे ऐसा लगेगा कि उस पर वीडियोस बनानी चाहिए या खुलकर डिटेल में बात करनी चाहिए, तो मैं वीडियोस बनाऊंगा। इसी तरह के कॉन्सेप्ट्स को जानने के लिए, समझने के लिए आप जो है लेक्चर्स को रेगुलर अटेंड कीजिए, रिवीजन कीजिए अगर जरूरत है तो। अगले लेक्चर में मैं टेंस रिलेटेड ही कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट्स आपके सामने लेके आऊंगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।